बेसिकली कैपिटल बजटिंग डिसीजन जो है दैट इज रिलेटेड टू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिलेटेड टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इट्स लाइक आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में आपको बहुत सारा पैसा लगाना है. अब बहुत सारे पैसे की कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है बेटा. एक हॉकर के लिए 5 लाख रुपए भी आई एम श्योर बहुत सारा पैसा होगा. एक मिडिल क्लास के लिए शायद 50 लाख 60-70 लाख रुपए बहुत सारा पैसा होगा. एक रिच क्लास के लिए शायद 10 करोड़ भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं होगा. सो बहुत सारा पैसा इन द सेंस इट्स इन्वॉल्व्स ह्यूज इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग अपॉन हिज स्टेटस, हिज फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज. तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है और बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व है. जैसे आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और उस बिजनेस में आप 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं. अब वो नया बिजनेस जो शुरू करना है उसका डिसीजन इज अ पिकुलर डिसीजन. इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कंसिडरेशन. इट इन्वॉल्व्स लॉट्स ऑफ एहतियात हमें बरतनी पड़ती है कि कहीं हम कोई गलत डिसीजन ना लें. तो इस डिसीजन को लेने, इसकी डिसीजन इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके लिए मैंने 3 रीजंस लिखे. देयर आर 3 रीजंस बिकॉज ऑफ व्हिच दिस डिसीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1, इट हैज अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड इट्स गुडविल. आपने डिसीजन ले लिया तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे लॉन्ग टर्म तक, ठीक है. दूसरा, इट इन्वॉल्व्स ह्यूज अमाउंट. मैंने अभी जैसे आपसे कहा कि इस डिसीजन में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है. डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ द पर्सन, पैसा बहुत सारा डिफाइन आप खुद करेंगे. देन थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन. एक बार ही आपने ये डिसीजन ले लिया, यू कैन नॉट रिवर्स इट. आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते. आप इस डिसीजन को वापस नहीं ले पाएंगे. सो इट इज एन इरिवर्सिबल डिसीजन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि एक बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस के लिए आपने एक मोबाइल फोन की दुकान खोलने का सोचा. अब मोबाइल फोन की दुकान खोल ली. अब आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये गलत कर लिया, यहाँ मोबाइल फोन नहीं, यहाँ कपड़े ज्यादा अच्छे बिकते हैं. कैन यू चेंज इट? इट्स नॉट दैट इजी. इट इज इरिवर्सिबल. इट्स नॉट दैट कि आपने कोई चीज खरीदी और आप वापस करने गए. So it is irreversible decision because of these 3 reasons. मतलब it involves huge amount. It has a long-term impact on the goodwill. Once you've taken the decision, it will affect your goodwill. And third, it is irreversible decision. Once it is taken, you cannot reverse it. तो ऐसे में आपको ये डिसीजन लेने में कौन हेल्प करेगा? कैसे लोगे ये डिसीजन? हमारे यहाँ पर बहुत सिंपल होता है कि हम एक छोटा सा सर्वे करते हैं. जिस मार्केट में हमारी एक दुकान पड़ी है या जिस मार्केट में हम दुकान खोलना चाहते हैं, उस मार्केट में देखते हैं कौन सी चीज की ज्यादा जरूरत है. हम खोल देते हैं वो काम, हम बिजनेस खोल देते हैं. एंड देन कभी कभी चल जाता है, कभी कभी नहीं चलता है. मगर ये टेक्निक्स जो हैं ये आपको हेल्प करती हैं टू प्रोजेक्ट, टू प्रेडिक्ट कि आज आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कल को उसमें कितना रिटर्न्स आप हासिल कर सकते हैं. तो कितना रिटर्न हासिल कर सकते हैं और किस हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, क्या इट इज वर्थ इन्वेस्टिंग इन सच काइंड ऑफ बिजनेस. तो 2 तरह की टेक्निक्स हैं बेटा. एक ट्रेडिशनल टेक्निक्स, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं. दे आर आल्सो नोन एज नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स. एंड एक मॉडर्न टेक्निक्स जिनको डिस्काउंटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं. नाउ व्हाट इज डिस्काउंटिंग? डिस्काउंटिंग व्हेन आई से आई टॉक अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बेटा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? आपको मालूम है पैसे की वैल्यू रोजमर्रा की जिंदगी में चेंज हो रही है. जो वैल्यू किसी वक्त पे 1000 रुपए की हुआ करती थी, वो धीरे 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 कम होती चली जा रही है. जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो कम होती चली जा रही है. हम आई रिमेम्बर, आपको भी याद होगा कि पिछले 10 साल 20 साल, आप मेरे ख्याल से 20-20 साल के होंगे, तो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कि पिछले 10 साल पहले 10 रुपए तो वॉज यूज टू बी एन इम्पोर्टेंट वैल्यू. अब 10 रुपए की उतनी वैल्यू नहीं है ना. 1000 रुपए के नोट की वैल्यू होती थी, अब वो 2000 के नोट की वैल्यू. वैल्यू इज रिड्यूसिंग. द वैल्यू ऑफ मनी इज रिड्यूसिंग. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कंसीडर करना आपने? जैसे फॉर एग्जांपल, आज आप एक दुकान खोल रहे हो और उस दुकान में 50 लाख रुपए लगा. अब 50 लाख की दुकान आप लगा कर आप उस पर रिटर्न कितना कमाओगे? रिटर्न तो अगले 10 साल 20 साल में मिलेगा. तो जो रिटर्न आपको मिलेगा वो रिटर्न की आज की वैल्यू निकालना, क्योंकि रिटर्न अगर आज से 10 साल के बाद तक मिल रहा है तो, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो आज हो रही है, तो आज की इन्वेस्टमेंट से फ्यूचर रिटर्न की आज की वैल्यू को कंपेयर करना.
जो फ्यूचर में हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं उसकी आज की वैल्यू को कंपेयर करना है, राइट? सो दिस इज डन व्हेन यू आर कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। लेकिन जब आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करते हो तो फिर आप ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते, उस पैसे की आज की वैल्यू नहीं निकालते। आज आप 10 लाख रुपए लगा रहे हो और आपको अगले 5 साल में 15 लाख रुपए रिटर्न आ रहा है, यू आर वेरी हैप्पी इफ यू आर नॉट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू। लेकिन अगर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर कर रहे हो तो आने वाले 5 साल में जो 15 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं, उस 15 लाख रुपए की आज की वैल्यू निकालोगे, उसको कंपेयर करोगे आज के 10 लाख से। So in case of traditional या फिर non-discounting techniques, you don't consider time value of money. In case of discounting techniques, you consider time value. मैं इन दोनों के नाम आपको बता रहा हूँ, प्लीज नोट कर लेंगे। For traditional as well as modern techniques, आपके पास कुल मिला के 5 टेक्निक्स हैं चैप्टर में। There are 2 major kinds of techniques, traditional and modern. Traditional में there are 2 main techniques, average or accounting rate of return and payback period. Modern techniques में there are 3 techniques. One is net present value, जिसको हम प्यार से NPV भी बोलते हैं। Second technique is profitability index, और इसको कॉस्ट बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं कुछ लोग। And the third one is internal rate of return, IRR. So these are the 5 techniques. That is traditional, traditional की 1A 1B. This is modern, modern की 2A 2B and 2C. अकाउंटिंग या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है रेट ऑफ रिटर्न, कि ऑन एन एवरेज आप कितना रिटर्न कमा रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट पे, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज पैट, अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। हम इस फॉर्मूले से समझ पा रहे हैं कि मैंने एक्स अमाउंट इन्वेस्ट किया था और उस पर मैं इतना एवरेजली कमा रहा हूं। लेट्स से मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और मैं उस पर 1.5 लाख रुपया हर साल कमा रहा हूं ऑन एन एवरेज। तो यानी कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट का 15% अर्न कर रहा हूं। दैट इज ए सिंपल। ठीक है, इसमें ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली कहानी है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कराया था, PBDIT क्वेश्चन में दिया है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेट्स से दिस इज कॉलम नंबर 1। कॉलम नंबर 2 में आप डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे। कॉलम नंबर 3 विल बी 1 minus 2, दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर कॉलम नंबर 4 में आप इंटरेस्ट जो है वो माइनस करेंगे, तो कॉलम नंबर 5 विल बी 3 minus 4, दैट विल बी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कॉलम नंबर 6 में आप टैक्स माइनस करेंगे, तो कॉलम नंबर 7 जो होगा वो होगा 5 minus 6, PBT माइनस टैक्स, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को आपने जितने साल का दिया होगा उसको टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो आप क्या हासिल कर पाएंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इज दैट ओके? इसी तरह एवरेज इन्वेस्टमेंट का भी एक फॉर्मूला है,
I am going to play a video यहाँ पर, please have a look. ये बात आपको समझ में आ रही है कि इस तरह से कॉलम वाइज आप PBDIT से PAT पर कैसे पहुंचेंगे? Am I clear? Somebody please speak up. क्या PBDIT से पैड तक पहुंचना समझ में आ रहा है आपको? PBDIT माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस इंटरेस्ट, माइनस टैक्स. ऑलराइट, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या फिर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के ऑन एन एवरेज हम अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न कमा रहे हैं. जैसे अकाउंट्स में आपने किया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो और ये में ज्यादा फर्क नहीं. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या बताता है कि आपने फलाना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उस पे इतना अमाउंट आप कमा रहे हो, है ना, इस रेट से कमा रहे हो, इस दर से कमा रहे हो. यहां पर भी आप यही निकाल रहे हो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एन एवरेज आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न मिलता है. ठीक है, आप फॉर्मूला भी देखें तो ऑलमोस्ट वैसी ही रेशो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. यहां पर एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर n years डिवाइड बाय n. फॉर एग्जांपल 5 साल प्रोजेक्ट की लाइफ है तो 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल किया, डिवाइड बाय 5 किया तो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है. एवरेज इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस एंड इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय 2, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप अपॉन 2. ये सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. इनिशियल कॉस्ट जिसमें इंस्टॉलेशन भी इंक्लूड होगी, माइनस स्क्रैप अपॉन 2 प्लस स्क्रैप प्लस वर्किंग कैपिटल, इससे हम निकाल लेंगे क्या, एवरेज इन्वेस्टमेंट. मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है, एक प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट है कितनी, 5 लाख रुपए, उसकी स्क्रैप है 5 साल के बाद 50,000 रुपए, उसकी वर्किंग कैपिटल जो अभी हमें चाहिए 1 लाख रुपए चाहिए. PBDIT 5 साल का दिया हुआ है आपको, ये नीचे डेप्रिसिएशन का रेट है 10% SLM और टैक्स है 50%. ठीक है, हमारे को क्या दिया हुआ है, PBDIT. क्या दिया है, PBDIT. हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करूंगा. मैं आंसर यहां से शुरू कर रहा हूं ब्लू से, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. डेप्रिसिएशन बेटा स्ट्रेट लाइन है, 5 लाख रुपए का 10%, 5 लाख का कितना, 10%. तो हर साल मेरी डेप्रिसिएशन हो जाती है 50,000 रुपए. मैं अगर 1 माइनस 2 करता हूं तो ये मेरा कॉलम नंबर 3 आता है, जिसको मैं बोलूंगा PBIT. डेप्रिसिएशन हट गया, ये डेप्रिसिएशन यहां से माइनस हो गया. तो 120 माइनस 50 कितना, 70,000. 150 माइनस 50 1 लाख, 2 लाख माइनस 50 1,50,000, 1,30,000 एंड 90,000. ये मेरा PBIT आ गया बेटा. इज दैट ओके, क्लियर हो रही है ये बात? इसमें से मुझे पहले इंटरेस्ट माइनस करना है फिर टैक्स, मगर इंटरेस्ट तो है ही नहीं क्वेश्चन में, कोई बोरोइंग ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं. तो सिंपल टैक्स माइनस करूंगा. टैक्स क्या होगा, थर्ड कॉलम का 50%, थर्ड कॉलम का 50%, ये मेरा बेटा टैक्स आ जाएगा. PBIT है, टैक्स रेट है 50%, तो इसका 50% करता हूं, 35,000, 50,000, 75,000, 65,000 और 45,000. ये मेरा टैक्स आ गया. अब मैंने कॉलम नंबर 3 माइनस कॉलम नंबर 4, ये मेरा क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्या आएगा बच्चे, PAT. 70 माइनस 35 35,000, 1 लाख माइनस 50 50,000, 75,000, 65,000 एंड देन 45,000. इनका टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 5 15, ये आपका आ गया 2 3 5 5 10 7 17 और 23 4 27, 2,70,000 आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. ये टोटल PAT आ गया बेटा आपके पास. कितने साल के लिए, 5 साल के लिए. अब मैं ये फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं. पहले मैं निकालूंगा एवरेज PAT. एवरेज PAT, एवरेज PAT क्या होगा, टोटल PAT 2,70,000 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी इयर्स, 5. तो बेटा ये आ जाता है 54,000. ये मेरा एवरेज PAT आ गया, यानी मेरे पास न्यूमरेटर आ गया. अब क्या निकालना है, डिनोमिनेटर. एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट मेरे को फॉर्मूला देता है इनिशियल कॉस्ट यानी कि 5 लाख माइनस स्क्रैप यानी कि 50,000
प्लस सॉरी डिवाइडेड बाय 2 प्लस स्क्रैप 50,000 फिर से ऐड करूंगा प्लस वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए। वर्किंग कैपिटल भी क्वेश्चन में मुझे दी हुई है, एम आई राइट? तो मैंने उस फॉर्मूले में मैंने अपनी वैल्यूज पुट करी। व्हाट आई गेट इज 450 डिवाइड बाय 2 225 225 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख रुपीस 325 प्लस 50 3,75,000। ये मेरे पास क्या आ गया? एवरेज इन्वेस्टमेंट। नाउ आई हैव गॉट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अब सिर्फ फॉर्मूला लगाना बाकी है। ARR इज इक्वल टू 54,000 divided by 3,75,000 multiplied by 100. All right, I am getting 14.4%. अब ये 14.4% का रेलेवेंस क्या है? अगर मैंने सोच रखा था कि मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे 20% कमा के देगी, आई एक एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे 20% कमा के दे रही है और ये दे रही है 14%, आई विल नॉट एक्सेप्ट। और मैंने सोचा था यार मेरे 10% तो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे चाहिए यार, आई नीड एटलीस्ट 10%, और ये 14 दे रही है, आई एम हैप्पी। आप समझ रहे हैं? ये मैंने क्या सोच रखा था, या हो सकता है मैं इंडस्ट्री के बेसिस पे कैलकुलेट करूंगा कि यार इंडस्ट्री तो 10% कमा रही है, जो काम मैं करने जा रहा हूं उसमें इंडस्ट्री 10% कमा रही है और मैं कमाने जा रहा हूं 14%। ये कमाने जा रहा हूं, एस्टिमेट किया मैंने, क्योंकि मैं तो प्रपोजल में एक्सेप्ट करूंगा या नहीं करूंगा तब प्रपोजल लगेगा। मैंने एस्टिमेट किया कि यार मैं तो 14% कमा रहा हूं, तो फिर तो मैं तो अच्छा ही कमा रहा हूं, आई शुड गो फॉर इट। और इंडस्ट्री अगर 20% कमा रही है और मेरा प्रपोजल मुझे 14% दे रहा है, शुड आई गो फॉर इट? आई शुड नॉट। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या फिर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। इज दैट ओके? गॉट इट?